आज के दौर में जब कोरोना चल रहा है, हम सबको ढेर सारे फॉरवर्ड्स आते हैं और हमेशा हम सोचते हैं कि कौन सी बात को मानना चाहिए, कौन सी बात को नहीं मानना चाहिए। बट ये सब मानना नहीं मानना तो वो बराबर है। बट हमें कौन सी चीजें पे फोकस करना चाहिए, हमें क्या कंज्यूम करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। क्योंकि बोलते हैं कि कोरोना से बचना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर आशीष अख्तर, जिनको हम सब राल्ट के नाम से भी जानते हैं। सो देखते और सुनते हैं कि हमें कौन से इम्यूनिटी बूस्टर यूज करने चाहिए। आई वेलकम डॉक्टर आशीष ठक्कर को कि वो हमें आगे गाइडेंस दे कि कैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स ट्राई करने चाहिए। वेलकम सर। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस लाइव सेशन में। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे विचारों से परिचय हो गए कि हमेशा की तरह मेरा जो इसमें ज्यादा ट्रेस होता है, हमें हर बार हमारी इम्यूनिटी पे काम करना है। तो क्या वही मेरा दृष्टिकोण इस कोरोना के लिए भी लाभकारी है या नहीं, उस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे सेशन को। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन से, इसमें बताई हुई जानकारी से अवश्य लाभ होगा। तो सबसे पहले तो एक बात को मैं फोकस करना चाहूंगा, और मुझे दुख हो रहा है कि क्यों लोग इस चीज से कुछ नहीं सीख रहे, नहीं समझ रहे इतनी सिंपल बातें। सिंपल सा जो एक आंकड़ा शुरू से अभी तक कांस्टेंट आ रहा है हमारे सामने, 80 और 20% का, इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 70-80% के बीच में एक आंकड़ा बताया जा रहा है। और ये किस चीज का आंकड़ा आप सब जानते हो कि ये कोरोना के इन्फेक्शन हुए या तो जिनके बॉडी में कोरोना आए हैं, उसमें से 70-80% लोग ऐसे हैं जिन्हें असिम्प्टोमेटिक कहा जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप गूगल में सर्च कीजिए असिम्प्टोमेटिक कोरोना इन्फेक्शन। इसका मतलब है कि ऐसे लोग जिनके बॉडी में कोरोना वायरस तो आया है लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। जी हाँ, ऐसे लोगों की संख्या 75, 70, 80 के आसपास खेल रही है। और बाकी सिर्फ 20% लोगों में से भी 10-15% लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स हुए हैं, थोड़े बहुत सर्दी खांसी बुखार जैसा हुआ है और वो सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हो रहे हैं। और जो भी ये भयानक सीन हो रहा है वो 5 से 7% लोगों में ही हो रहा है। तो फिर यहाँ जो चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिससे एक बहुत बड़ी बात हमें समझनी है, वो है ये 80% या 70 समझ लो इसको, तो ये आंकड़ा छोटा नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, तो फिर ये 70-80% क्या है? कैसे ये लोग असिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं? सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ, फिर से कोरोना में मैं वही कह रहा हूँ कि जहां 80% लोग बिना सिम्टम्स के रह रहे कोरोना आने के बावजूद, यानी उनकी इम्यूनिटी कोरोना से लड़ने में समर्थ है, ये पॉसिबल है। और जो चीज 80% लोगों के साथ में हो रही है, तो उससे हमें सीखना है कि ये परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए। सिर्फ इस पे फोकस किया जाए तो इस समस्या से बहुत आसानी से हम लड़ सकते हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हो 80% लोगों में जो इतना भयंकर माने जाने वाला भी वायरस कुछ असर नहीं कर पा रहा है। यानी हमारे बॉडी में ये क्षमता है। क्या जरूरत है दवाई ढूंढने की या वैक्सीन की? ऑलरेडी बॉडी यानी इम्यूनिटी ये काम कर सकती है। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन इम्यूनिटी बढ़ाने में क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? जो चीज 80% में हो रही है वो 82, 83, 85% तक हम क्यों नहीं ला सकते? 90-95% में क्यों नहीं ला सकते? जरूर ला सकते हैं, अगर हम ये सोचे कि ये 80% लोग क्यों असिम्प्टोमेटिक रहते हैं। आ रही है बात आपके समझ में? जी हाँ मित्रों, इसको मैं और क्लियर दूसरे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे हम। श्योर। और यहाँ एक मान्यता हमें खास बदलनी होगी कि हम समझते हैं कि कुछ भी असुविधा शरीर पे होती है वो बहुत बड़ी बीमारी होती है। एवरी डिस इज द डिजीज। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एग्जांपल इतने पावरफुल है कि मेरे अनेक सेमिनार में
कुछ लोगों ने ये एग्जाम्पल सुनने के बाद ही अपनी दवाई की उनकी जरूरत, उनके बच्चों की जरूरत 80% तक कम हो गई है। जी हाँ, इतने पावरफुल ये एग्जाम्पल है और मेरे जीवन में भी इन एग्जाम्पल ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। तो ध्यान से इन्हें समझने की कोशिश करना कि कहाँ गड़बड़ शुरू होती है। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूँ कि हम गलती कहाँ करते हैं। एक छोटा बच्चा है 10-12 साल का समझिए, और वो किसी पार्टी में जाता है और बहुत ज्यादा कुछ खा लेता है। पार्टियों में अभी तो वो क्वारंटाइन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले की जो हमारी शादियां होती थी उसमें अनेक प्रकार का खाना होता था। साउथ इंडियन भी, चाइनीज भी, इटालियन भी, और समझो एक छोटा बच्चा ये अनेक तरह का खाना एक साथ में खा लेता है और उसका छोटा सा पेट ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वो घर पे आता है और उसे उल्टी, वॉमिटिंग या लूज मोशन शुरू होता है और हम उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और हमारी ये अपेक्षा होती है, हमारा ये आग्रह होता है कि इसके लूज मोशन, वॉमिटिंग जल्दी स्टॉप हो जाए, और वैसा हो भी जाता है तो हम डॉक्टर को बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन हम इसके पीछे का साइंस समझेंगे तो सिर्फ यही केस में नहीं, ऐसे अनेक केस में हमें रियल कहाँ गलती होती है वो पॉइंट समझेगा और हम आगे की बहुत बड़ी असुविधाओं से बच सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ था, छोटे बच्चे ने इतना खाना खाया था जो उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम उस डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। अभी उस बच्चे के पेट में क्या है, उस बच्चे के पेट में है अनडाइजेस्टेड फूड। जी हाँ, और जब फूड पेट में रहता है ज्यादा समय तो वो सड़ता है, यानी उसके पेट में है डिकेइंग फूड, जो खाना जो सड़ रहा है। जब खाना सड़ता है तो उसमें कुछ गेस्ट भी आते हैं। आप लोग जानते होंगे कि गेस्ट यानी कौन, बैक्टीरिया, जर्म। जी हाँ, तो उस बच्चे के पेट में संभव है कि बैक्टीरिया आए हुए हैं और खाना सड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें, सड़ता हुआ खाना और ये बैक्टीरिया, ये पेट में रहे ये अच्छी बात है या इसे बाहर फेंक दिया जाए? आप ही सोचिए, इसे बाहर फेंकना ही अच्छा है। और हमारी इम्यूनिटी, जिसे मैं इनर हीलर या तो इनर डॉक्टर भी कहता हूँ, उसे ये पता है, एग्जैक्टली पता है। तो इसलिए वो अगर ये स्टमक में है, ऊपरी हिस्से में, तो उसे बाहर फेंकने के लिए वॉमिटिंग की प्रोसेस शुरू करता है। ज्यादा नीचे गया है तो लूज मोशन शुरू होता है, जिसका मकसद था इसे बाहर फेंकना, जो हम समझ नहीं पाते हैं और उस टाइम पे हम दवाई देकर इसको रोक देते हैं, यानी हम इम्यूनिटी को ठीक से काम नहीं करने देते। एक बात समझ लीजिए, इम्यूनिटी बूस्टर कोई भी दवा, डाइट या बहुत सी चीजें बताई जाती है, मैं भी बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें मदद जरूर करती है। इम्यूनिटी बूस्टर दवाई या हो या डाइट मदद कर सकता है, उसका मेरा विरोध नहीं है। लेकिन और एक बात है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हमें मसल्स बनानी है, सलमान खान या कोई भी व्यक्ति अपनी मसल्स को बिल्ड करना चाहता है तो डाइट भी जरूरी है। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा तो वो कभी ऐसी डेवलप नहीं होगी। इसलिए जो भी चीज को आपको डेवलप करना है, मजबूत रखना है, तो उसका इस्तेमाल होना भी बहुत जरूरी है। कुदरत का यह एक नियम है, यूज इट और लूज इट, ये बात समझ लीजिए, वरना कोई भी दवाई, कोई भी डाइट या और कोई भी चीज इम्यूनिटी को ठीक से नहीं बढ़ा पाएगी। तो ये एक बार ठीक है कि उस बच्चे के लूज मोशन को हमने दवाई से रोक दिया, लेकिन ऐसी अनेक बार बचपन से लेके इम्यूनिटी ने अनेक क्रियाएं की जिसको हमने डेंजर बीमारी समझ के दवाई से दबा दिया, जो कि वो प्रतिकार शक्ति की एक हीलिंग प्रोसेस या तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हो सकती थी। तो हर बार इस तरह इम्यूनिटी को दबा दिया, यानी उसको हमने काम ही नहीं करने दिया, तो वो डेवलप कहां से होगी? डेवलप होने के लिए उसका इस्तेमाल होना, उसका कार्य करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए छोटी छोटी बातों में दवाई लेना बिल्कुल सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल दवा ना लो और सारी चीजें अपने आप करो, नहीं। इसके लिए छोटे छोटे प्रयोग से आपके अंदर कॉमन सेंस डेवलप होना चाहिए, आपके अंदर जजमेंट आनी चाहिए कि कहाँ दवाई लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है। जिस तरह जहाँ दवाई की जरूरत है वहां दवाई न लेना रिस्की है, उतना ही रिस्की है जहाँ दवाई की जरूरत नहीं है वहां दवाई लेना। जी हाँ, क्योंकि काफी रिसर्च बता रही है, बीच में एक रिसर्च आई थी जिसमें कहा गया था कि जो डेथ की तीसरी वजह है वो है दवाई का गलत इस्तेमाल। दवाई के साइड इफेक्ट से मृत्यु भी हो सकते हैं और काफी भयंकर परिणाम भी आ सकते हैं। तो हमें दोनों का बैलेंस रखना है, दोनों पॉसिबिलिटी को समझना है। और मैंने सुना है कि बुखार को थोड़ा भी नहीं आने देने का भी कहा गया है। अगर ये बात सच है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये बात सच है तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है।
बुखार ठीक है, एकदम हेवी बुखार, हाई बुखार डेंजरस हो सकता है, ब्रेन में जाना वो सब होना, लेकिन अगर थोड़े से बुखार को भी डेंजरस माना गया तो बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये फीवर ये हमारी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा विपन है, ये बात समझ लीजिए। ये मैं नहीं कहता हूँ, अनेक बड़े बड़े रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट ने ये बात कही है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये बात कही है। जी हाँ, जब भी हमारे बॉडी में वायरस या कोई जर्म्स आते हैं तो उसको मारने के लिए सबसे बेस्ट डिफेंस में से एक वेपन है फीवर। जिस तरह हम पानी को गर्म करते हैं जिसमें जर्म्स मर जाते हैं, इस तरह जैसे ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो वायरस और जर्म्स की ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जी हाँ मित्रों, ये बुखार आना वायरस की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए पहली स्टेप्स होती है, जो हमारी इम्यूनिटी उसको एक्टिव करके बुखार लाती है। और अगर हमने हर बार थोड़ा भी बुखार आने पर उसको दवाई देके दबाने की कोशिश की, और हो सकता है ये कोरोना के पेशेंट में कभी गलत दवाई से ऐसा कुछ होने से भी ये हो सकता है, एक संभावना है, ध्यान रखिए। तो जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं मृत्यु के, उसमें खास ध्यान रखिए कि आप लोगों को जो पेशेंट मर रहे हैं उसकी कोरोना पे सारा इल्जाम कोरोना पे आ रहा है, बाकी 80-85 बाकी लोग नहीं मर रहे हो, जो मर रहे हैं उसमें कोरोना 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 का हाईलाइट किया जाता है। वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मना नहीं करता, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन और भी पॉसिबिलिटी को क्यों नहीं ध्यान दिया जाता? उसको और भी 5-6 बीमारी है, तो हो सकता है कोरोना ने कुछ न किया हो, बाकी बीमारी की वजह से कुछ हुआ हो सकता है कुछ ऐसी दवाई दी गई हो जो इम्यूनिटी को अपना ठीक से काम करने न दिया गया हो, अगर वो दवाई न दी जाती तो शायद इम्यूनिटी ठीक से काम करके उसको बचा सकती। और एक संभावना है माइंड की, इसे भी हम भूल नहीं सकते। काफी लोग हमने सुना है, जानते हो, काफी प्रयोग हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड पे, जिसमें पाया गया है कि नॉन पॉइजनस 80% स्नेक्स नॉन पॉइजनस होते हैं, लेकिन 80% लोग सांप काटने पे बेहोश हो जाते हैं, या तो थोड़े सीरियस भी हो जाते हैं, या तो मर भी जाते हैं। इसकी वजह उनके बॉडी में स्नेक का पॉइजन नहीं है, लेकिन वो माइंड का पॉइजन फियर है। जी हाँ मित्रों, माइंड भी बहुत बड़ी चीज है। अगर कोई भी चीज डर के साथ में हमारे मन में जाती है, स्ट्रेस में अगर जाती है, तो हमारी इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है, वो चीज सच होने की संभावना बहुत है। तो जैसे जैसे माहौल बढ़ते जा रहा है, भय बढ़ते जा रहा है, तो पेशेंट की मृत्यु में, पेशेंट के सिम्टम्स आने में ये भी एक पॉसिबिलिटी, मैंने कहता हूँ यही चीज जिम्मेदार है, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को भी सामने रखना होगा। क्या उसके अंदर वो डर था, वो माहौल था, वो ट्रेस था, वो फाइनेंशियल ट्रेस से वो आधा उसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई थी, क्या कुछ दवाई का साइड इफेक्ट था, या और कुछ वजह थी, और कुछ बीमारी थी। हर चीज कोरोना पे अगर हम उसकी वजह डाल दे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे काफी समस्या आ रही है। तो इस बारे में रीथिंकिंग बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये बात सच है, लेकिन जिसमें ये जो स्ट्रेटेजी से इतना सारा नुकसान होने की संभावना है, जिस तरह से देश का उसका, तो उस स्ट्रेटेजी को फिर से एक बार सोचना, नए तरीके से सोचना जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो खास करके फीवर पे भी ध्यान दीजिए। एकदम फीवर को दबाना बिल्कुल ठीक नहीं है, वरना इन्फेक्शन से लड़ने में इम्यूनिटी को काफी तकलीफ हो सकती है। तो इससे आपको यह बिलीफ अगर बैठ रही है सामने आपके सबकॉन्शियस माइंड में, तो मेरा ये सेशन सक्सेसफुल हुआ से मानूंगा कि मोस्ट फिजिकल डिस्कम्फर्ट और पेन आर नॉट मेजर डिसीजेज। अधिकतर शरीर पर होने वाली असुविधा मुख्य रोग नहीं होती, वो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस हो सकती है। हम दूसरी एक बात मानते हैं कि एंट्री ऑफ जर्म्स, अगर कीटाणु बॉडी में आते हैं तो बीमारी पैदा करते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है, लेकिन अर्ध सत्य है। जी हाँ मित्रों, ये सारी बातें जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत कम जगह पाई जाती है, और यही सारी बातें मुझे जहां से मिली उसका सोर्स भी बताऊंगा। से 20 साल पहले ऐसी कुछ बातें मैंने जाना और इस पे विश्वास करने की हिम्मत की। इसके लिए हमारे सर ने खास कहा था कि डेयर टू बी वाइज, इसके लिए हिम्मत चाहिए। जहां सब लोग कुछ सोच रहे हैं उसके ऑपोजिट कुछ कह रहा है, तो उसमें भी सच ढूंढने के लग रहा है हमें, तो उस पर प्रयोग करने के लिए हिम्मत चाहिए। और लकीली मैं वो हिम्मत कर पाया, जिसके फलस्वरूप आज लगभग 19 से 20 साल हो गए मैं खुद को बिना दवाई के रख पाया हूँ, और मेरे परिवार के लोगों को भी बिना दवाई के। जी हाँ, जीरो मेडिसिन के हम लोग 19-20 साल से है। तो उसकी वजह ऐसी कुछ मान्यता है जो हमारी चेंज हुई, शायद आपको भी इससे कुछ मदद मिल जाए इस कोरोना से लड़ने में और अपने आप को इसका डर कम करने में और बचाने में। तो ये भी वैसी बहुत पावरफुल मान्यता है जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाया है। तो हमें लगता है कि जर्म्स के बॉडी में आने से बीमारी होती है, लेकिन ये अर्ध सत्य क्यों है, आइए हम देखते हैं। अभी मुझे बताइए मच्छर कहाँ पर आते हैं?
ये मच्छर वहीं आएंगे जहाँ कचरा होगा, ये चींटी कहाँ आएगी, चींटी वहीं आएगी जहां पर उसका खाना शक्कर होगा। तो उसी प्रकार कीटाणु हमारे शरीर में आने से सिर्फ बीमारी पैदा नहीं करते। समझो एक आधा कीटाणु मेरे शरीर में आया, उसने देखा कि इसके बॉडी में कुछ उसके लिए खाना ही नहीं है, तो वो ऐसे भाग जाएगा या तो भूखे मर जाएगा। लेकिन अगर कोई कीटाणु ऐसे व्यक्ति के शरीर में जाता है, यानी जो कीटाणु का खाना होता है वो बहुत अधिक मात्रा में है, तो वो कीटाणु उसके बॉडी में गया तो क्या होगा, वो अपने स्पेशल मोबाइल से अपने कम्युनिकेशन जो उनका साधन है उसके थ्रू, अभी कौन सा मोबाइल है पता नहीं, लेकिन मुझे ये बात तो बहुत ही आश्चर्यचकित करती है कि जब एक चींटी आती है तो उसके पीछे लाइन लग जाती है, वो कौन सा फोन करके दूसरी चींटियों को बुलाती है, आई डोंट नो। ये साइंस इसका एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इनके पास अलग ही कम्युनिकेशन का साधन होता है। तो समझने के लिए हम इसको देखते हैं कि कीटाणु ऐसी बॉडी में गया है जिसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स थे, तो उसने अपना स्पेशल मोबाइल से अपनी वाइफ होगी उसकी, तो उसको फोन किया होगा कि तू ये बॉडी में आ जा, इसके शरीर में बहुत खाना है, अपने सारे बच्चे चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू सबको लेके आ, तेरी सहेली है बाजू में सबको लेके आ, सबके लिए बहुत खाना है। तो ऐसे अनेक कीटाणु उसके बॉडी में आएंगे, उनका ग्रोथ भी हमें एक बच्चा पैदा करने के लिए 9 महीना रुकना पड़ता है, लेकिन कीटाणु में ऐसा नहीं है। उनमें से एक दिन में एक में से अरबों की संख्या में कीटाणु वो लोग बढ़ा सकते हैं। तो उसकी बॉडी में खाना अच्छा है तो उसकी बॉडी में कीटाणु बढ़ने लगेगा। तो इस एग्जांपल से हम क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ शरीर में कीटाणु आने से बीमारी नहीं होती, उसको डिजीज पैदा करने के लिए और भी 2 चीजों की आवश्यकता है, और वो है एक तो उसके बॉडी में टॉक्सिन्स यानी कीटाणुओं का जो खाना है उसका मौजूद होना, और दूसरा हमारे जो सैनिक है वो कमजोर होना। अगर हमारे सैनिक स्ट्रांग है, मजबूत है, तो दुश्मन चाहे कोई भी हो वो उसे हमारे बॉडी में आने नहीं देंगे, और आ गए तो इसको मार के भगा देंगे, हमें बीमार नहीं होने देंगे, या तो लंबे अरसे तक हमें बीमार नहीं रहने देंगे। तो इसलिए मेन चीज जो हमें ध्यान देना है, शरीर को शुद्ध रखना है, डिटॉक्स रखना है, और हमारे सैनिकों को मजबूत करना है। सैनिक यानी हमारी डिफेंस सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हुई इससे कि हमें कहाँ ध्यान देना है। 80% लोग बिना सिम्टम्स के या तो माइल्ड सिम्टम्स के ये कोरोना के आने के बाद में भी रह रहे, तो हमें वहां पर फोकस करके उनसे सीखना है कि उन्होंने क्या किया, हमें भी उस कैटेगरी में आना है। और एक बात, आपको लगता है कि आप कोरोना से खुद को दूर रखोगे, ठीक है वो कीजिए, उसका वादा नहीं है, लेकिन इसमें एक रिस्क मुझे जो लग रही है वो है कि अगर अभी आप हेल्दी हो और आपके बॉडी में कोरोना नहीं आया, अभी वैक्सीन क्या आप जानते हो, वैक्सीन यानी वायरस या जर्म्स के या तो अलग अलग फॉर्म में या तो माइल्ड फॉर्म में वो हमारे बॉडी में डाला जाता है, ताकि हमारी बॉडी पहले से ही उसको मारने की तैयारी करके रखे, जो जीवन भर काम में आए। जी हाँ, क्योंकि एक बार जो वायरस बॉडी में आता है तो उसके एंटीबॉडीज और वो सारे डिफेंस सिस्टम तैयार हो जाते हैं, तो दूसरी बार वो आए तो वो ज्यादा सिम्टम्स पैदा नहीं कर सकता, आसानी से उसे लड़ा जा सकता है, जीवन भर के लिए मेमोरी ये काम में आती है। तो अगर कोरोना में ध्यान से सुनना, अगर अभी आपने खुद को ये सोशल डिस्टेंसिंग सब करके उससे बचा भी लिया, अभी आप हेल्दी हो, लेकिन फिर कभी समझो वो नहीं गया या तो वो आपके बॉडी में बाद में उस समय आता है जब आप ऑलरेडी आपको दूसरा कोई इन्फेक्शन हुआ है, बीमार हो, तो वो अवस्था में वो कोरोना के एंटीबॉडी बनाना ज्यादा रिस्की होगा। और अगर हेल्दी अवस्था में वो आता है तो हो सकता है हमारी इम्यूनिटी, खास करके यंगस्टर की इम्यूनिटी आसानी से उसके लिए मतलब वो मैकेनिज्म तैयार कर सकती है। तो मेरा तो क्लियर मानना है कि ये बेटर है कि हमारे बॉडी में कोरोना हेल्दी अवस्था में आ जाए, बजाय कि हम बीमार है वो अवस्था में आए। और बॉडी में क्षमता है, अगर आप इम्यूनिटी पे ध्यान देते तो बहुत जबरदस्त क्षमता है। वो सही कहूँ तो अनेक लोग ऐसे सुना है मैंने, और मैं और मेरा भांजा भी है, वो भी, हम लोग भी, हमें कोरोना से डर नहीं लगता, हम कोरोना बॉडी में लेने को आज भी तैयार है। जी हाँ, हमें डर लगता है ये कोरोना की ट्रीटमेंट से जो लोग देते हैं वो हमें बिल्कुल नहीं करानी है। और दूसरी उसके बाद में जो समाज में जो नफरत डर का माहौल आता है उससे डर लगता है, कोरोना से डर नहीं लगता है। तो ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। अभी जो मैं बात करूंगा, आप चाहे जो भी कितना भी डेंजर मानो नहीं मानो, लेकिन ये बातें सबको काम में आने वाली है। इसमें हम सिंपल सी टिप्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि कोरोना में इम्यूनिटी, देखो चाहे अलग अलग बिलीफ आ रही है इसमें,
लॉकडाउन ठीक है नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग ओके है नहीं है, मास्क पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, वो ठीक है, वो जिनकी जो राय है वो रहने दीजिए, लेकिन सब एक बात में तो ओके है, स्वीकार करें, एक मत हो रहे हैं, और वो बात है इम्यूनिटी बढ़ाना, वो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। इस बात के लिए किसने विरोध नहीं किया है, और अभी आने वाले अभी मैं कुछ समय के लिए मैं उसी के लिए कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपको, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर बातें बताने वाला हूँ जो आपको अवश्य इस युद्ध को लड़ने में हेल्प करेगी। और इसके पहले मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा। मेरी लाइफ में जो एक टर्निंग पॉइंट आया था, और एक एग्जांपल, एक कीटाणु क्यों भयानक नहीं हो समझने के लिए एक बुक थी, नेचर क्योर फॉर कॉमन डिजीजेस। ये बुक पढ़ने के बाद में मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट बदलाव चालू हुआ, मैंने अलग रास्ता अपनाया इस हेल्थ के लिए, और इस बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, मुझे और अपने बच्चों को इन्फेक्शन के समय बिना दवाई के उसे ठीक करने के लिए। और वो एग्जांपल्स में बताऊंगा, कुछ प्रयोग हुए हैं इसमें, जिसमें डॉक्टर हंटर के प्रयोग भी काफी प्रचलित है जो इस बुक से ही मैंने पढ़े हैं, और उसने मुझे हमेशा 19-20 साल से हिम्मत देते आए, जबरदस्त कॉन्फिडेंस दिया है। उस प्रयोग में उन्होंने ऐसे कहा है, डॉक्टर हंटर के प्रयोग में, कि उन्होंने 50,000 डिप्थीरिया के जर्म्स को पानी में मिला के वहां के कुछ सिटीजन्स को दिए थे। ध्यान से सुनना ये प्रयोग। फिर नेक्स्ट उसके एक्सपेरिमेंट में 1.5 लाख डिप्थीरिया के जर्म्स को मिल्क में डाल के लोगों को दिए गए थे। फिर आगे इस प्रयोग को ले जाया गया, कुछ सिटीजन्स को 10 लाख की संख्या में डिप्थीरिया के जर्म्स को खाने में मिला के दिए गए, और बाद में लाखों के यही जर्म्स उनके डायरेक्ट टॉन्सिल में और नेजल म्यूकोसा में इंसर्ट किए गए, और यही एक्सपेरिमेंट निमोनिया और टाइफाइड के जर्म्स के साथ भी किए गए हैं। लेकिन सरप्राइज की बात यह है, आश्चर्य की बात तो यह है कि इसमें से एक भी व्यक्ति को बीमारी नहीं हुई। जी हाँ मित्रों, और इसके बारे में इस बुक में एक बहुत सुंदर डॉक्टर का एग्जांपल है, डॉक्टर थॉमस पावेल, जो कैलिफोर्निया के डॉक्टर थे। उन्होंने सब डॉक्टर अपने फ्रेंड्स को चैलेंज दिया था कि यू वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस डिजीज बाय इंसर्टिंग एनी काइंड ऑफ जर्म्स इनसाइड मी। आप कोई भी कीटाणु को मेरे शरीर में प्रवेश कराकर मुझे बीमार नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपने इम्यूनिटी पे ध्यान दिया है, अपने बॉडी को डिटॉक्स रखने पे ध्यान दिया है, उस पर फोकस किया है। वो अनेक उनके डॉक्टर फ्रेंड्स ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और अलग अलग तरह से उनके पानी में, खाने में, उनके वही तरह से नेजल म्यूकोसा में, थ्रोट में अलग अलग जर्म्स को इंसर्ट किए गए, लेकिन एक भी किस्से में उनको एक भी कीटाणु द्वारा बीमारी नहीं हुई। तो आप इससे मुझे एक बात जो समझ में आई वो आपको बताता हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप अवे द जर्म्स, बट इट इज पॉसिबल टू कीप द डिजीज अवे। कीटाणुओं से दूर रहना संभव नहीं है, लेकिन जर्म्स से दूर रहना संभव है। किस तरह से? बॉडी को डिटॉक्स रखिए और हमारी अपनी प्रतिकार शक्ति को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जी हाँ मित्रों, ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे, ये जर्म्स का एंड नहीं है, ये कोरोना अकेला नहीं है। हम जो ये सांस ले रहे हैं ना, उसमें 1 घंटे की ब्रीदिंग में हम 14,000 तक कीटाणु अंदर लेते हैं। जी हाँ, ये साइंटिफिक फैक्ट है। और हमारे बॉडी में कितने कीटाणु है पता है? रिसर्च बता रही है कि टोटल हमारे बॉडी में बिलियन सेल्स है। तो जितने बॉडी के सेल्स है उससे 10 टाइम्स ज्यादा बॉडी में कीटाणु हमारे हमेशा रहते हैं, जो हमें दिखते नहीं है। तो इनसे नहीं बच पाएंगे, लेकिन हाँ, हम बीमारी से अवश्य बच सकते हैं। तो चलिए हम अभी इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपके कोई सवाल जवाब हो तो हम ले सकते हैं अभी, और बाद में हम इम्यूनिटी बूस्टर पे जाएंगे। तो दीपेश, अगर किसी के क्वेश्चंस हो तो बताना। हाँ सर, क्वेश्चन आया है मानस कानिटकर का। हाँ, मानस कानिटकर, यस। हेलो मानस, हाउ आर यू? हाँ, तो सर क्वेश्चन है कि इस समय क्या खाया जा सकता है? यस, ये बहुत सही क्वेश्चन है और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, और यहाँ से हमारी बहुत बड़ी मतलब समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं अभी ले रहा हूँ, जो इम्यूनिटी बूस्टर टिप्स में ये बात तो आने ही वाली है, तो इसको मैं लेने वाला हूँ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हाँ सर, और एक है कि आई कांट फिनिश माय डिनर बिफोर 8, इट टेक बाय 9 और सम टाइम 10,
Is it okay? यस इट्स ओके, नो टाइम, और 10 बजे तक भी ओके, जिस तरह से हम ले रहे हैं अभी का जो माहौल है, तो उसमें 10 बजे तक ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी जो नियम है खाने के, जो मैं आपको बताऊंगा और शायद आप जानते भी हो, आपने देखा भी है, तो उस नियमों को आप पालते हो तो टाइम का आगे पीछे होना इट्स ओके, एब्सोल्युटली ओके, इसकी चिंता नहीं है। यस ओके, नया क्वेश्चन है, मस्क्यूलर एरोफी अश्वगंधा। मस्क्यूलर एरोफी, मस्कुलर एट्रोफी अश्वगंधा, यस। ये क्वेश्चन समझा नहीं, लेकिन इसमें क्या पूछना चाहते हैं ये? हाँ, एग्जैक्ट, मस्कुलर एट्रोफी में अश्वगंधा लाभकारी है, जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। यस, ओके। अगर यही पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इतना है, इसमें पूरा उनका जो इंटेंशन नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उनका इंटेंशन ये है कि क्या अश्वगंधा यूज कर सकते हैं, तो जी हाँ, जरूर यूज कर सकते हैं, उसके लिए लाभकारी है अवश्य। यस नेक्स्ट। ओके, तो हेलो सर, क्या कोई होम्योपैथी मेडिसिन हेल्प कर सकती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? यस, आज के टिप्स में मैं कुछ ऐसी दवाइयां मैंने खास फिर से रिसर्च करके बेस्ट दवाइयों को फिर से निकाला है। वैसे तो काफी दवाई आ रही है, बता रहे हैं, लेकिन उसमें से मेरे 20 साल के अनुभव के आधार पे जो मुझे सबसे बेस्ट लगी वो दवाई आपको इस वीडियो के एंड में मैं जरूर देने वाला हूँ। और इम्यूनिटी डायरेक्ट कोरोना पे रिसर्च प्रयोग नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से ये पेशेंट किसी भी होम्योपैथ डॉक्टर को या जो लोग नेचुरोपैथिक डॉक्टर को नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब कुछ वजह जो भी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसलिए कोरोना पे मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कोरोना बाकी कीटाणुओं में ज्यादा फर्क नहीं लगता, और कोरोना चाहे भले ज्यादा वो लगे आपको डेंजरस, लेकिन इम्यूनिटी इसका आंसर है। तो होम्योपैथी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अवश्य बहुत अच्छी अच्छी दवाई है, उसमें से बेस्ट दवाई आपको जरूर मदद करेगी, और वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। यस, सुनील बेंद्रे सर, दोपहर और शाम का खाना कितने बजे खाना चाहिए डाइजेस्ट होने के लिए? और इसका जो रियल आंसर है वो शाम का खाना सूर्यास्त के पहले खाना अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल भी थोड़ा हो सकते हैं। वो खाना 10 साढ़े 10 तक, जितना जल्दी उतना बेहतर है रात का खाना खाना। लेकिन और ये दोपहर का खाना है वो सुबह उठने से 5-6 घंटे बाद कभी भी खा सकते हो, और रात का खाना 6 से 10 के बीच में हो जाए तो बेहतर है। यस नेक्स्ट। और एक क्वेश्चन है, क्या लोकोमोटर एटेक्सिया में भी मस्कुलर एरोफी होता है? क्या लोकोमोटर एटेक्सिया में भी मस्कुलर एट्रोफी होता है? जी हाँ, ये दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, क्योंकि दोनों नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए, मसल और नर्वस का कनेक्शन होता है। तो एक्चुअली ये सारे सिम्टम्स आते हैं, मतलब इनके पीछे का जो रीजन है ना, वो इसी में आता है। हमारे इनर सिस्टम पे असर होता है, टॉक्सिन जमा होते हैं, और जो ऑर्गन में जमा हुए वहां के वो सिम्टम्स पैदा करते हैं। तो ये नस और मसल से दोनों चीजें कनेक्टेड है, तो इस दोनों में कनेक्शन है। दोनों की वजह, इन दोनों के बैकग्राउंड में जो चीजें वो सेम ही होती है, मतलब हमारी जो इनर सिस्टम का वीक होना और टॉक्सिन्स का ज्यादा जमा होना, जो बीमार हिस्सा है वहां पर। तो इनका कनेक्शन बहुत अच्छे से है। यस, ओके, सो थैंक यू सर। हम अभी आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं ओके। तो अभी हम मेन जो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए उस पर आ रहे हैं। पहले इसमें आज मैं, वैसे तो बहुत सी इम्यूनिटी बूस्टर टिप्स है, लेकिन आज मैं दो जो मेन चीजें इम्यूनिटी बूस्टर की करूंगा, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि हम और सेशन ले सके, जिसमें और भी बहुत पावरफुल चीजें हैं। इसके लिए मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, लेकिन आज दो बहुत महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे। एक तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ये बताओ, उसके पहले एक फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि उसका इस्तेमाल होते रहना चाहिए। हर छोटी असुविधा के लिए दवाई देते रहोगे तो इम्यूनिटी किसी भी खाने से ज्यादा डेवलप नहीं होगी। तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एकदम बड़े प्रयोग भी नहीं करने हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रयोगों का मौका छोड़ना भी नहीं है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए ये टिप्स में काम में आएगी आपको, वो है फूड। जी हाँ, एक बात समझ लीजिए। क्वेश्चन आया है, इसकी दवा क्या है? किसकी दवा पूछना चाह रहे हैं? वो मस्कुलर जो था। अगर आपकी और कोई बीमारी के बारे में आप पर्टिकुलर, सबका केस अलग होता है इसमें, तो आप चाहे तो उसके बारे में मेरे व्हाट्सएप पे आप सवाल पूछिए, या तो कल आप 8 से 8:30 के बीच में मुझे कॉल कीजिए,
आपको व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, वहां से डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, वहां से आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो। फिर आपको टाइम आएगा तो आप डायरेक्ट मुझसे, मैं लगभग 8 to 8:30 के बीच में कॉल अटेंड करता हूँ सभी के, तो आप व्हाट्सएप पे आ सकते हो, या तो मुझसे कल, आज तो नहीं, कल 8 to 8, आज तो हो गया वो टाइम, 8 to 8:30 के बीच में आप मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हो। मैं आपको पर्सनल इसके लिए जो बेस्ट है वो एडवाइस दे दूंगा। या तो पहले आप व्हाट्सएप कीजिए। ओके, तो हम इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के ऊपर आ रहे हैं। एक बात और क्लियर इतनी ही अच्छे से समझ लीजिए कि दवाई ठीक है, चाहे होम्योपैथी हो, मेरी दवाई हो या और किसी की भी हो, वो एक असिस्टेंट की तरह है। मैं खुद आज 20 साल से मुझे दवाई फ्री है, मेरे क्लिनिक में है। मैं, मेरा भांजा, मेरी बहन, मेरी पत्नी, हम सब लोग 19-20 साल से बिना दवाई के हैं, और मेरा बेटा आज माँ के पेट से आज तक बिना दवाई के है। तो हमने क्यों दवाई नहीं दी? दवाई तो हमें फ्री में भी थी। लेकिन दवाई से भी बड़ी जो चीजें महत्वपूर्ण है वो फूड, मतलब डाइट, लाइफस्टाइल और माइंड, इन तीनों पे काम करना बहुत जरूरी है। और दवाई बाद में, जहाँ बहुत ज्यादा बीमारी है वहां पर हम कुछ दवाइयों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आखिरी में और उनके साथ में इनको हमें समझना है। और फूड भी, राइट फूड मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। सर ये दवाई ली, इस फूड के बदले तो नहीं चलेगा। भले दवाई लो, लेकिन फूड की जगह कोई नहीं ले सकता है। राइट फूड हमें खाना ही है। तो हम इसमें जो इम्यूनिटी बूस्टर की बात करना चाहते हैं फूड, उसमें जो एक फूड है, लोग कहते हैं सर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के अलग अलग नाम से वो किया जाता है, तो या तो कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी नाम दिया जाता है, लेकिन इसे रिडक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ऐसे एक दो विटामिन से वो मार्केटिंग के लिए आसान पड़ता है, लेकिन रियल डेफिशिएंसी जो है वो एक ही है, जो मैंने समझा है, अगर आपको क्लियर समझना है, वो है रॉ फूड डेफिशिएंसी। जी हाँ, नेचुरली हमारी बॉडी के लिए रॉ फूड बहुत जरूरी है। रॉ फूड यानी कच्चा खाना, इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है, और उस एलिमेंट्स की जगह कोई खाना भी नहीं ले सकती। अभी कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, एकदम सादा खाते, घर का खाते, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ के प्रॉब्लम है। तो उसमें एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि हम सिर्फ कुक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, तो भले वो हेल्दी है वेजिटेबल से, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे पोषक तत्व मर जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी के लिए जरूरी थे। इसलिए मैंने कहता हूँ कि कुक्ड फूड बंद कर दीजिए, वो भी ठीक है, उसको भी एंजॉय कीजिए, लेकिन जितना ज्यादा आप रॉ फूड, कच्चे खाने को खा पाओगे, उतने ज्यादा हेल्दी रहोगे, और जो बीमारी है तो जल्दी ठीक होगे। तो रॉ फूड को हमें एंजॉय भी करना है, बोरिंग लाइफ नहीं जीनी है। तो उसको हम 3 तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रूट्स तो नेचुरली स्वादिष्ट होते हैं, उसको खाना है। दूसरा है, हम सलाद को खा सकते हैं, थोड़ा टेस्टी बना के उसमें मसाला डाल के भी चलेगा। और तीसरा है, ग्रीन पत्तियों की चटनी बहुत टेस्टी बनती है। ग्रीन पत्तियों की सब्जी खाने से बेहतर है, मेरी सलाह है, क्योंकि वो कुक्ड हो जाती है, कुछ पोषक तत्व मर जाते हैं। ग्रीन पत्तियों की चटनी बना के खाइए। ये 3 चीज आप लाइफ में ऐड कर दीजिए, जबरदस्त रिजल्ट आएगा। एक, फ्रूट्स जितना ज्यादा हो सके खाइए, और हो सके तो पहला खाना फ्रूट्स का रखिए। उठने से 4-5 घंटा सिर्फ फ्रूट पे रहिए, या तो रो फूड पे रहिए। कुक्ड फूड, नाश्ते में कुक्ड फूड मत लीजिए, नाश्ता भर पेट फ्रूट्स का कीजिए। 12 बजे तक हो सके तो फ्रूट्स पे रहिए। अगर आप लेट उठते हो तो उठने के 4-5 घंटे तक फ्रूट्स पे रहिए। और पकाया हुआ खाना सिर्फ दिन में 2 बार खाए, और उस खाने के साथ में भी सलाद खाना बहुत जरूरी है। और बीच में कभी भी भूख लगे तो आप फ्रूट सलाद या तो चना शेंगदाना खा सकते हो, ड्राई फ्रूट खा सकते हो। तो इसमें जो मेन टिप्स आपको लेनी है वो रो फूड को ज्यादा से ज्यादा खाइए, और दिन की शुरुआत रो फूड से कीजिए, और दोनों लंच और डिनर की शुरुआत भी सलाद से कीजिए। साथ में खाने से बेहतर है पहले सलाद खा लीजिए और बाद में ये खाइए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कुछ लोग कहते हैं सर हम फ्रूट्स तो खाते हैं, बहुत फ्रूट्स खाते हैं, फिर भी इम्यूनिटी डाउन है। लेकिन अगर फ्रूट्स को खाने के बाद में या खाने के साथ में खाएंगे तो दोनों के एंजाइम्स अलग रहते हैं, और ऑलरेडी पेट में खाने से, हेवी खाने से भरा हुआ है, तो फ्रूट्स को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें स्टेमिना नहीं रहेगी, जगह नहीं रहेगी, तो फ्रूट्स वेस्ट जा सकते हैं। इसलिए फ्रूट्स को अकेले खाइए तो ज्यादा बेहतर है, और दिन की शुरुआत फ्रूट से कीजिए। ओके। और दूसरी एक बात, अभी ही एक बहुत अच्छा, मैं तो जानता था, लेकिन और एक मेरे एक डॉक्टर है, उन्होंने इस बात में मतलब, और उन्होंने भी अपना अनुभव बताया है कि टर्मरिक, हल्दी, ये इम्यूनिटी के लिए और खास करके भी कोरोना के लिए भी उन्होंने अपना अनुभव कहा है, बहुत अच्छा है। वो है डॉक्टर केपी तुमाने, जो चेस्ट फिजिशियन थे, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिटायर्ड डेप्यूटी डायरेक्टर थे हेल्थ सर्विस में। उन्होंने भी यही कहा कि जब टीबी की बीमारी कोरोना से अनेक गुना ज्यादा
रोग फैलाने वाली है, मतलब इन्फेक्शियस है, तो उस टाइम पे उसके लिए भी कभी इतना वो हमें मतलब ये क्या कहते हैं मास्क पहनना, उसकी हमारे सर ने सलाह नहीं दी या तो अलाउ नहीं किया था। लेकिन उन्होंने जब ऐसे पेशेंट को कुछ इन्फेक्शन होता था तो उन्होंने जो बेस्ट दवा इस्तेमाल की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है हल्दी, टर्मरिक। जो भी पेशेंट एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं हो रहे थे उनको ये डॉक्टर हल्दी के 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के दिन में 2 से 3 बार पीने को कहते थे 1 हफ्ता भर, और उनकी वो खांसी जो एंटीबायोटिक से कंट्रोल नहीं हो रही थी वो ठीक हो जाती थी। तो इस टाइम भी कोरोना के लिए उन्होंने भी कहा है और मेरा अनुभव भी बता रहा है कि आप हल्दी को भी 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार 8 से 10 दिन लेते हो तो आपको उससे बचाव के लिए, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए हल्दी, टर्मरिक बहुत अच्छा हेल्प करेगी। और ये बहुत सस्ती दवा है तो इसका भी सभी इस्तेमाल करें, ऐसी मेरी एडवाइस है। और अभी मैं और एक होम्योपैथी दवाई के बारे में आ रहा हूँ, उसके नाम बता रहा हूँ। तो इसमें हम आसान, सेफ और पावरफुल दवाई जो है वो है जो बच्चे भी आसानी से ले सकते हैं, वैसी दवा है अल्फा अल्फा 30। इसे मदर टिंचर में ना ले प्लीज, इसको 30 पोटेंसी में लीजिए और इसके 5 बूंद 2 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार लेना है। खाना खाने से आधा घंटा पहले या तो बाद में लेना है, आधा घंटा का अंतर रखना है खाने के इसमें। बच्चे बड़े सब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी को थोड़े बहुत सिम्टम्स है, सर्दी खांसी जैसा कुछ लग रहा है तो उसके साथ में ये एक दवाई जेलसेमेम करके है, जेलसेमेम 30 पोटेंसी में, उसको भी मिला दीजिए। इसके भी सेम डोज है, 5 बूंद दवाई 2 चम्मच पानी में दिन में 2 बार लेना है। तो ये दोनों दवाई को आप लिख सकते हो, काफी हेल्पफुल है आपको ये दवाई। तो आप लोग समझ गए होंगे, एक तो इम्यूनिटी को थोड़ा काम मिलते रहना चाहिए अगर मैं इसका अगर शॉर्ट में कहूँ तो, और दूसरा आपको रो फूड ज्यादा खाना है, टर्मरिक का इस्तेमाल करना है, और 2 होम्योपैथिक दवाई है अल्फा अल्फा और जेलसेमेम। अगर कुछ तकलीफ नहीं है, सिर्फ प्रिवेंट यूज करना है तो अल्फा अल्फा छोटे बच्चे सब यूज कर सकते हैं। और थोड़े सिम्टम्स दिख रहे हैं फ्लू जैसे तो आप जेलसेमेम का भी साथ में इस्तेमाल कीजिए, आपको अवश्य इससे लाभ होगा, इससे मदद मिलेगी। लेकिन ये हेल्पिंग है, डाइट मस्ट है और मेडिकल काम करना भी उतना ही जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इस सेशन से बहुत कुछ लाभ होगा कोरोना से लड़ने में। और सिर्फ कोरोना तक मेरा टारगेट नहीं है, आप जीवन में भी दवाई मुक्त और रोग मुक्त जीने के लिए आपको ये बातें अवश्य मदद करेगी, क्योंकि ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों ने मेरे को आज 20 साल से बिना दवाई के रखा है और मेरी नहीं। और लकीली आज मैंने ये सेशन ये दीपेश के साथ में क्यों रखा, क्योंकि मैं आपको और एग्जांपल सामने में काफी टाइम लाना चाहता हूँ। उससे भी मेरी बात नहीं है, ये जो दीपेश की बात जो मैं हमेशा करता हूँ कि बिना दवाई के है, तो ये लड़का भी आज 19 साल बिना, मेरे साथ में ही हम दोनों ने ये शुरुआत जो सोचा दवाई बंद कर, इसकी दवाई हमने बंद कर दी थी। ये भी 19-20 साल से जीरो दवाई के है। काफी इसको भी प्रॉब्लम आए, ये तो फूड एक्सप्लोरर है, इसको तो फूड के काफी इन्विटेशन आते हैं होटलों से बड़ी बड़े, इसको ऐसे फूड खाने पड़ते हैं जो इम्यूनिटी के लिए हानिकारक है। तो वैसे में भी इस वजह से इसको कभी कभी वो डिटॉक्स के सिम्टम्स आ जाते हैं, शुद्धिकरण होता है, लेकिन उसने हर बार बिना दवाई के खुद को मुक्त किया। अनेक बार मेरे बेटे ने और मेरे भांजे ने को हमने फीवर जैसी या इन्फेक्शन से भी बिना दवाई के ठीक किया है। तो ये जो है दीपेश, वो मेरा भांजा ही है, मेरी बड़ी बहन का लड़का है और उसको भी अनुभव है बिना दवाई के। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में दीपेश भी अपने अनुभव बताए ताकि लोगों को इस बात पे विश्वास आए कि ये पॉसिबल है किस तरह। यस दीपेश। कई बार ऐसा होता है कि स्लीपिंग रूटीन में चेंज आता है, काम करने की स्ट्रेस बढ़ जाता है या फिर स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि बुखार होता है या फिर कई बार वॉमिटिंग या ऐसा कुछ होता है। तो पता चल जाता है कि देर इज समथिंग मीन चेंज इन लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब से बुखार आता है, खांसी आती है, कुछ भी आता है, तो मैं ये आराम करना स्टार्ट करूँ और जो नॉर्मल रूटीन थी वो फॉलो करना स्टार्ट करूँ। एंड उसके बाद आई फील कि अभी भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी भी मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं ट्राई करता हूँ कि और आराम करूँ एंड देखूँ कि मेरी कहाँ गलती हुई है। अगर मैंने एक्सेसिव जंक फूड कंज्यूम कर लिया है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जो जंक फूड है उसका इंटेक कम कर दूं एंड मैं हो सके उतना नेचुरल फूड पे आ जाऊं, फ्रूट इंटेक पे आ जाऊं एंड जो
फूड की लाइफस्टाइल में चेंज है, या स्लीपिंग पैटर्न में चेंज हुआ है, या ओवर स्ट्रेच ओवर बर्डन ले लिया है, तो वो सबसे मैं दूर हो जाता हूँ थोड़ा। सो बस अगर हम लाइफस्टाइल देखेंगे, फूड की हैबिट्स देखेंगे, स्लीपिंग हैबिट्स देखेंगे, एंड अगर हम जंक फूड ज्यादा कंज्यूम कर लिया है तो उस पर कंट्रोल करेंगे एंड नेचुरल फूड पे आ जाएंगे तो अच्छे से हो सकता है। यस, परफेक्ट। और जो बात दीपेश ने कही वही मेरा इसको मैं ड्राल डायग्नोसिस कहता हूँ। आगे मौका मिला तो आपको ये जरूर सिखाऊंगा। ये ऐसी टेस्ट है जो हर बीमारी में आपकी पहली टेस्ट है, जो लगभग आपके बीमारी और दवाई के काफी खर्चों को बचा सकती है। कुछ भी बीमार हो तो दूसरी टेस्ट तो बाद में आती है। कोरोना में भी ये जरूरी है, पहले तो हम खुद की टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी गलती क्या हुई, क्योंकि मेरा क्लियर मानना है कि बिना गलती के कुछ सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो गलती हमारी डाइट में है, लाइफस्टाइल में है, या मन के स्तर पे है, या तो कोई ऐसी दवाई खा रहा है जो हमें नहीं खानी चाहिए। तो ये 4 स्तर जिसको मैं ड्राल टेस्ट कहता हूँ, DRAL टेस्ट। D फॉर डाइट मिस्टेक, R फॉर रिमेडी यानी दवाई की मिस्टेक, A फॉर एटीट्यूड मिस्टेक यानी मन से जुड़ी हुई मिस्टेक, और L फॉर लाइफस्टाइल मिस्टेक। तो ये टेस्ट आसानी से कोई भी कर सकता है और इससे अनेक समस्याओं से 10-10, 20-20 साल बीमारी जो ठीक दवाई से नहीं हो रही है, उसकी वजह है कि हम ऐसी दवाई बदलते रहते हैं, जबकि हमें इन चारों स्तर पे बदलाव की आवश्यकता थी। चारों में से 1-2 स्तर पे अगर ये हमने पहले ही कर लिया होता तो इतने डॉक्टर, इतनी दवाई बदलने की जरूरत ही नहीं थी। आज भी अगर कोरोना पे काम नहीं हो रहा है तो किसी में नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम दवाई बदले, उसके बदले हम इस पे देखें क्या कुछ डर है उसके मन में, क्या कुछ ऐसी दवाई दी जा रही है उल्टे उससे इम्यूनिटी कंफ्यूज हो रही है, या डाइट में कुछ प्रॉब्लम है, तो काफी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, ऐसे मेरा मानना है। तो ड्राल टेस्ट एक चमत्कारी टेस्ट है जिसके बारे में डिटेल में आपको अगर मौका मिला तो अवश्य बताऊंगा, या तो इसके वीडियो में इसके अपलोड करूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और अभी कोई सवाल है दीपेश, किसी कोई सवाल है? और हाँ नहीं, किसी को और कोई सवाल नहीं है अभी। ओके, तो हमारा ये सेशन वैसे आधे घंटे का ही था, लेकिन अच्छा ओके 50 मिनट्स हो गए। ग्रेट आप लोगों ने हमें ये मौका दिया, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ, आज भी वही कहूंगा। वैसे तो लाइव सेशन में ये होता है कि ये मैं बार बार जब बोलता हूँ, बहुत दिनों बाद ये बोला हूँ कि मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे नहीं आ पाया इतने टाइम से। कोरोना में काफी टाइम से चाह रहा लेकिन नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है। कि जब भी मैं हेल्थ के बारे में बोलता हूँ तो मेरा बेनिफिट क्या होता है, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ सिद्धांतों को, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये रिप्रेशन होने से और मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से मैं और आसानी से बिना दवाई के जी सकता हूँ। तो आप लोगों ने मुझे फिर से एक बार ये मौका दिया, ये सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे। ओके। और इसमें हाँ, अगर आप लोगों को कुछ पर्सनल बीमारी है उसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप बेस्ट तरीका है, अगर नहीं कंफर्टेबल है तो 2 तरीके यूज कर सकते हो। और मेरे कुछ लिमिटेड टाइम होते हैं जब मैं फोन पे आता हूँ, आपके सवालों के जवाब देता हूँ, तो पहले आप लेकिन डायरेक्ट प्लीज फोन ना करें, पहले व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप करने के लिए मेरी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का लिंक है, वहां से आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। www.dralt.in मतलब dralt.in पे आप जाइए, वहाँ व्हाट्सएप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपका सवाल व्हाट्सएप कीजिए। आपको टाइम आएगा, वो टाइम पे आप कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, आपके सवाल के जवाब अवश्य मिलेंगे। थैंक यू। ऐसे ही जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज जितने भी गेस्ट जुड़े हैं, काफी सारे लोगों ने थैंक यू कहा है आपको सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।